हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी ये जीके की क्लास नंबर रहेगी 40। पहले वाली 39 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एचपी टेट के एग्ज़ाम के लिए। इस सीरीज़ में हम एचपी टेट के पुराने पेपरों में आए जीके पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर रहेंगे, जैसे कि एचपी टेट आर्ट्स हो गया, जेबीटी, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी एक्सेट्रा। आप हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की टॉपिक वाइज वीडियो जो हैं अपने आने वाले टैट के लिए देख सकते हो। इन्हीं वीडियोस में आपको फिजिक्स और मैथ्स का सिलेबस जो है एचपी टैट के लिए मिल जाएगा। तो जो नए बच्चे होंगे उनके लिए मैं बता रही हूँ कि उन्होंने वो वीडियो एक बार देख लेनी है। अगर फिर आपको अच्छी लगे तो फिर इसको अकॉर्डिंग आपने तैयारी कर लेनी है। बाकी आपको पुराने पेपरों के ऊपर जो है जिस प्रकार हम जीके की वीडियोज़ ये डालते हैं उसी प्रकार से बायोलॉजी तथा साइको की सीरीज़ जो है वो मिल जाएगी। और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके की 2017 से लेकर 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं सारी वीडियो जो है वो एक साथ एक ही वीडियो में सारा जो है ये कवर कर दिया गया है। अगर आपने पूरा देखना हो कि 2017 से लेकर 2021 तक कैसे क्वेश्चन फिजिक्स के आए थे, केमिस्ट्री के आए थे या जीके के आए थे, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो पुरानी वीडियोज़ जो है वो देख सकते हैं। आपको एक साथ जो है ये सारे पेपर देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे। और पुराने पेपर चाहिए होंगे तो आप कमेंट कर सकते हो, वो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर रहेंगे। त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध और ऑप्शन डी है कन्नौज का युद्ध। सही आंसर इसके लिए रहेगा वो रहेगा सी, चंदावर का युद्ध। यहाँ पे बाकी ये 2 ऑप्शन और भी हैं, त्राइन का प्रथम युद्ध और त्राइन का द्वितीय युद्ध। त्राइन का प्रथम युद्ध जो है वो हुआ था 1191 में। ये हुआ था पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद गौरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद गौरी के बीच में। इस युद्ध में जो है वो पृथ्वीराज चौहान जीता था। त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। 1 ईयर के बाद ये युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच में ही हुआ था, परंतु इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गए थे तथा मोहम्मद गौरी इस युद्ध में जीता था। और चंदावर का युद्ध जो है ये मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच में हुआ था और ये हुआ था 1194 में। तो चारों डेट्स आपने ये सारी की सारी याद रखनी है। जितना एक्स्ट्रा बताया गया है उसको जरूर याद रखें। 103 लीडर समाचार पत्र का संबंध किस महान स्वतंत्रता सेनानी से है? सही आंसर रहेगा बी, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय को ही महामना के नाम से जाना जाता है। महामना। और थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि जब 1921 को महात्मा गांधी जी शिमला आए थे तो उसी टाइम इनके साथ में और लोग भी थे, जिनमें एक मदन मोहन मालवीय भी थे। इनके साथ उस टाइम पे मोहम्मद अली, शौकत अली, लाला लाजपत राय, लाला दुनीचंद और मदन मोहन मालवीय थे। तो इतना भी आपने यहाँ से एक्स्ट्रा याद रखना है। 104 क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो रहेगा ऑप्शन ए, अफ्रीका। बाकी आपके लिए काम रहेगा, आपने कल कमेंट करके बताना है कि कितने महाद्वीप है, उन सभी के नाम लिखना और दूसरा क्रम वाइज बताना कि सबसे बड़ा कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से और उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है। इस प्रकार से आपने कमेंट में पूरा लिख के बताना। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था और डाल दिया था। कई बार नहीं रहता है याद, तो एक बार इसे रिवाइज कर लें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है और उस क्रम को जो है वो कमेंट में डाल दें। क्योंकि जब आप कमेंट्स में डालते हो तो एक तो हमें भी लगता है कि नहीं बच्चे पढ़ते हैं हमारी वीडियो से, और दूसरा और बच्चों जिनको पता नहीं होगा कमेंट पढ़ के उनको भी फिर रिमाइंड हो जाता है कि ये होते हैं। नेक्स्ट रहेगा 105 भारत के स्वशासन का पितामह किसे कहा जाता है? तो सही आंसर इसमें से रहेगा वो रहेगा सी, लॉर्ड रिपन। यहाँ से मैं आपको और बात बताती हूँ। यहाँ से सबसे पहले भारत में जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में स्टार्ट। ये हुई थी लॉर्ड मेयो के
टाइम में शुरू, परंतु ये जनगणना पूरी ना हो सकी क्योंकि लॉर्ड मेयो की बीच में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद फिर 1881 से जो है वो भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना हुई थी। जो अभी जो भारत में जनगणना होती है 10 ईयर्स के बाद, वो जो है वो लॉर्ड रिपन के द्वारा ही शुरू की गई थी। तो पहली बार संपूर्ण जनगणना जो है वो लॉर्ड रिपन ने ही भारत में शुरू की थी और ये स्टार्ट हुई थी 1881 से। और लॉर्ड मेयो ने जो शुरू की थी वो 1872 से स्टार्ट हुई थी, परंतु वो पूरी ना हो सकी क्योंकि बीच में लॉर्ड मेयो की मृत्यु जो है वो हो गई है। तो इन दोनों क्वेश्चन को अलग अलग याद रखना क्योंकि दोनों ही पेपरों में पूछे जाते हैं कि भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना किसके टाइम में हुई, तो वो हुई है लॉर्ड रिपन के टाइम में। अगर पूछा जाए कि शुरू किसने की थी, तो वो की थी लॉर्ड मेयो में, परंतु ये थी अधूरी। तो दोनों क्वेश्चन जो है वो पेपरों में अलग अलग प्रकार से ये आते हैं। बाकी 1881 में ही लॉर्ड रिपन के समय में ही पहला कारखाना अधिनियम जो है वो लाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर रहेगा बी, महाराष्ट्र। दूसरा क्वेश्चन यह बन सकता है कि लोनार जो है वो किस प्रकार की झील है? तो लोनार एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील कैसी झील होती है? ऐसी झील जिसका निर्माण जो है वो उल्का पिंड के गिरने से होता है, उस झील को जो है वो क्रेटर झील का नाम दिया जाता है। तो लोनार झील जो है वो एक क्रेटर झील है। कई बार ऑप्शन में दे देगा, 4 झीलें दी होंगी कोई भी, और वहाँ पे लिखा होगा कि इनमें से कौन सी एक क्रेटर झील है, तो वो रहेगी लोनार झील। बाकी एक कालडेरा झील भी होती है। तो कालडेरा झील का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी से होता है। 107 भारत वर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा था? सही आंसर रहेगा सी, कर्नाटक में शिवसमुद्रम, ऑप्शन सी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो सही आंसर रहेगा इसके लिए सी, पद्मा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा 109, पूछा गया कि भारत में किस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो सही आंसर रहेगा इसके लिए डी, जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज़्यादा जो भारत में पाई जाती है वो रहेगी जलोढ़ मिट्टी। ये जो है वो 43% भाग पे पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, कौम मिट्टी के नाम से जो है वो जाना जाता है। बाकी अगर मैं काली मिट्टी की बात करूं तो काली मिट्टी जो है वो रेंगूर मिट्टी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसे जो है लावा मिट्टी, बेसाल्ट मिट्टी, रेंगूर मिट्टी, जुताई वाली मिट्टी जो है वो कहा जाता है। ये जो है वो भारत के 13% भाग पे पाई जाती है। और लाल मिट्टी जो है वो भारत के 18% भाग पे पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 43%, लाल मिट्टी 18%, काली मिट्टी 13%। 110 तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन रहेगा इसके लिए हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम या जम्मू कश्मीर। तो सही आंसर रहेगा इसके लिए सिक्किम, ऑप्शन सी। 111 भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकपाल। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, राष्ट्रपति। 112 अशोक के शिलालेखों की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा शुरू से बताती हूँ कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक आता है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद पे जो है वो टोटल 7 राजवंशों का शासन रहा है, जिसमें से थे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश।
फिर से सुन लीजिए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्णव वंश और सातवाहन वंश, जिसमें से एक वंश रहता है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक जो है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनके बेटे हुए बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे हुए आगे जाकर के अशोक। तो अशोक के दादा भी बड़े महान थे। तो अशोक की बात की जाए तो अशोक का जन्म जो है वो 304 ईसा पूर्व जो है वो हुआ था। डेट्स याद रखना क्योंकि कहीं कहीं पे ये पूछ ली जाती हैं। उसके बाद फिर अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में, और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 में जो है वो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। कई बार ये सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था, तो वो किया था 261 में। अगर कलिंग आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन भी सीधा बन जाता है, तो खारबेल के हाथी गुफा अभिलेख से जो है वो कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसी युद्ध के बाद जो है वो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, क्योंकि इस युद्ध में जो है वो बहुत से निर्दोष बच्चे, बूढ़े, महिलाएं मारी गई थी और बहुत ज़्यादा लोगों की हत्या हुई थी। तो उसके बाद जो है फिर अशोक ने शस्त्र छोड़ दिए थे। उसने युद्ध करना जो है इसी के बाद छोड़ दिया था। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसे बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा जो है इसके भतीजे निर्ग्रोध से मिली थी, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है इसने उपगुप्त, इनके गुरु जो थे वो थे उपगुप्त। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाले अशोक के गुरु कौन थे, ये सीधा क्वेश्चन बन जाता है, तो वो थे उपगुप्त। अगर पूछा जाए कि इन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली थी बौद्ध धर्म अपनाने की, तो वो उनके भतीजे निर्ग्रोध से मिली थी। अशोक ने अजीविक संप्रदाय के लोगों को 4 गुफाएं दान में दी थी, जिनके नाम हैं करज, चौपार, सुदामा, विषभ झोंपड़ा। अशोक के अभिलेखों की बहुत से अभिलेख रहेंगे अशोक के, जिनकी भाषा जो है वो प्रकृति थी। प्राकृतिक भाषा में जो है वो अशोक ने सारे के सारे अभिलेख ये लिखे हुए हैं और 4 लिपियों में लिखा गया है इन अभिलेखों को, जिसमें जो है 4 अलग अलग लिपियां रहेंगी, ब्राह्मी लिपि, खरगोष्ठी लिपि, अरमाइड लिपि और ग्रीक लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है इसके अभिलेख जो है वो भारत से मिले हैं, खरगोष्ठी लिपि वाले अभिलेख पाकिस्तान से मिले हैं, अरमाइक लिपि वाले अभिलेख अफगानिस्तान से मिले हैं और ग्रीक लिपि जो है ये अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा से मिली है। अशोक के अभिलेखों की खोज जो है वो फैंथलर ने की थी, सिर्फ खोज की थी फैंथलर ने। उसके बाद अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जो है वो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई कि सबसे पहले जो इसके अभिलेख खोजे थे वो खोजे थे फैंथलर ने, परंतु वो इसे पढ़ नहीं पाया था। तो सबसे पहले जो है वो अशोक के शिलालेखों की व्याख्या जो है जिसने सबसे पहले पढ़े थे उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर भी रहेगा। तभी मैं इतना एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ कि अदर क्वेश्चन कोई भी बने तो आप उसे करके आओ। अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उस पे अशोक का ज़्यादातर नाम जो है वो देव नाम प्रियदर्शनी ही मिला है। तो अशोक के अधिकतर अभिलेखों में अशोक के द्वारा उनका नाम जो है वो देव नाम प्रियदर्शी मतलब देवताओं का पसंदीदा लिखा हुआ है। सिर्फ 4 अभिलेख ऐसे हैं जहाँ पे अशोक ने अपना नाम अशोक लिखा हुआ है। अशोक का नाम वो है मध्य प्रदेश के गुर्जरा में, कर्नाटक के मास्की में, निटोर तथा उदयगुलान में अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। एक जगह पे अशोक का नाम जो है वो मगध सम्राट लिखा हुआ है। तो राजस्थान क्या है एक भाबरू अभिलेख, जिस अभिलेख में अशोक का नाम जो है वो सीधा लिखा गया है, ना अशोक लिखा गया है ना देव नाम प्रियदर्शी लिखा गया है, वहाँ पे लिखा गया है मगध का सम्राट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इन सारे के सारे क्वेश्चनों को आपने याद रखना है। इस बात को भी ध्यान से सुनना कि अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया है,
जो सबसे बड़ा स्तूप है। मध्य प्रदेश के में जो सांची का स्तूप है वो अशोक ने ही बनवाया है। अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह रखा, जो अहिंसा का सूचक है। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। और अशोक के बहुत से अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, परंतु पाटलिपुत्र में अशोक का एक भी अभिलेख नहीं है। ये क्वेश्चन पेपरों में कई बार बनता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है, तो वो रहेगा पाटलिपुत्र। तो बताने को तो यहाँ से और भी बहुत से हैं, इसके अभिलेख हैं, अशोक के इनके अभिलेख हैं, बड़ा कुछ है, पर आज आपने सिर्फ इतना ही याद रख लेना है। बाकी फिर से कभी आएगा तो वहाँ पे आपको जो इतना बताया ये भी फिर से रिवाइज करवा दिया जाएगा और थोड़ा सा इसमें कुछ और भी ऐड कर दिया जाएगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।